अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज के कारण भारत को कौन सा सबसे बड़ा नुकसान होने वाला था और भारत की सरकार की कौन सी डायरेक्शंस की खुलेआम वायलेशंस की गई हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने दिल्ली में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के ऊपर क्या कमेंट किया है, यूएन ने क्या बोला है और अमेरिका ने भारत को इग्नोर कर बांग्लादेश के साथ हाथ मिलाते हुए क्या डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग की है, उस पर भी हम बात करेंगे। और भारत ने अपने ब्रिक्स समिट में कौन से देश को इन्वाइट किया है, चीफ गेस्ट के लिए बुलाया है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में, क्योंकि आज फिर अमेरिका और ईरान की लड़ाई के कारण भारत का एक बहुत ही बड़ा नुकसान होने से बच गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एमटी दिशा नाम का एक मोजाम्बिक फ्लैग्ड एलपीजी टैंकर शिप के ऊपर ड्रोन हमला हुआ है, जिसके ऊपर भारत के 28 क्रू मेंबर सवार थे। न्यूज आ रही है कि अमेरिका के इस हमले में गैस टैंकर शिप के ऊपर आग लगी थी, एक्सप्लोजन भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद सभी 28 इंडियन क्रू मेंबर्स की जान बचा ली गई है। जब ये ड्रोन हमला हुआ था तब ये गैस टैंकर शिप ईरान के वाटर्स में था और ये एलपीजी गैस लेकर भारत की ओर आ रहा था। भारत की सरकार की डायरेक्शंस के बाद ईरान में जो भारत की एम्बेसी है वो भी एक्टिव हो गई है और इन 28 इंडियन क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू कर फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहले भारत की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इंडियन कंपनीज या भारत में रजिस्टर्ड कंपनी से कहा था कि इंडियन सी फेयरर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाले रूट के ऊपर डिप्लॉय ना किया जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि ये शिप एमटी दिशा ये भारत की एलपीजी लेकर भारत आ रहा था, यानी कि भारत के साथ कॉन्ट्रैक्ट में था और यही शिप भारत की सरकार के आदेश को नहीं मान रहा था। इसने भारत सरकार के सर्कुलर के बाद भी शिप के ऊपर 28 इंडियन क्रू मेंबर्स को डिप्लॉय किया हुआ था। ऐसे में इस कंपनी के ऊपर तो सवाल खड़े किए जाने चाहिए और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके साथ ही अमेरिका के ऊपर भी यहाँ पर सवाल खड़े होने चाहिए। ये तो चलो 28 इंडियन क्रू मेंबर्स बिल्कुल सेफ हैं और ड्रोन हमले में कोई बड़ा नुकसान या बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ होता तो यहाँ पर 28 इंडियंस की सेफ्टी का सवाल था। ऐसे में अमेरिका को भी यहाँ पर अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूनाइटेड नेशंस को लेकर। धर्मेंद्र प्रधान ने तो खैर आज एजुकेशन मिनिस्टर की पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है, लेकिन आज ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस तक में पहुंच गया था। दरअसल यूनाइटेड नेशंस के स्पोक्स पर्सन स्टीफन जुरारिक ने दिल्ली में हो रहे स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के बारे में एक सवाल के जवाब में कमेंट कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस के स्पोक्स पर्सन चाहे तो उस सवाल का जवाब देने से इनकार कर सकते थे, जो वो नॉर्मली चाइना के केस में करते हुए दिखाई देते हैं। चाइना को लेकर जब भी कोई कंट्रोवर्शियल सवाल आता है तो यूनाइटेड नेशंस के स्पोक्स पर्सन हमेशा उस सवाल को अवॉइड करते हैं, लेकिन स्टीफन डुजैरिक ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में हो रहे प्रोटेस्ट के ऊपर कमेंट भी कर दिया। यूनाइटेड नेशंस के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस न्यू दिल्ली में चल रहे प्रोटेस्ट से अच्छी तरह से अवगत है। ये जरूरी है कि जो भी लोग शांति से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उन्हें बिना किसी परेशानी, गिरफ्तारी या चोट लगने के डर के बिना अपनी बात रखने की आज़ादी मिले और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है दुनिया के बाकी दूसरे देशों की तरह वो इन अधिकारों की हिफाजत करे, यानी भारत शांतिपूर्ण तरीके से स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को चलने दे, ये कहना यूनाइटेड नेशंस का। अब आप नीचे कमेंट करके बताओ कि भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने के लिए भारत को इस यूनाइटेड नेशंस का क्या करना चाहिए। इवन पाकिस्तान ने इसके ऊपर कमेंट करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, इसलिए वो इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन यूनाइटेड नेशन से रहा नहीं गया और उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के ऊपर भी कमेंट कर लिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका के बारे में। अमेरिका ने भारत को टीआरक्यू कोटा देने से इनकार कर दिया है और ये जो टीआरक्यू कोटा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने भारत के पड़ोस में स्थित बांग्लादेश को दे दिया है। इसलिए समझना जरूरी हो जाता है कि टीआरक्यू चीज क्या है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को जिस समय अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बोलकर खत्म कर दिया था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इमरजेंसी पावर्स के तहत सेक्शन 122 का इस्तेमाल कर देश में इमरजेंसी टैरिफ लगा दिए थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनकी वैलिडिटी केवल 150 दिनों की थी। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को दूसरी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाने का एक और नया लूपहोल चाहिए था, या फिर ये कह दें कि एक नया कारण चाहिए था, जो इन्होंने फोर्स लेबर के रूप में पकड़ लिया। अब हुआ ये कि सेक्शन 122 के टैरिफ की वैलिडिटी खत्म होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के 60 देशों के ऊपर फोर्स लेबर का हवाला देकर नए टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है, जो कि 10 से लेकर 12.5% तक के हैं। कुछ कंट्रीज के ऊपर 10% टैरिफ लगाए गए हैं, जबकि कुछ के ऊपर 12.5%। अब हुआ ये कि भारत और बांग्लादेश के ऊपर सेम 10% के टैरिफ लगे हैं, यानी दोनों कंट्रीज के ऊपर इक्वल अमाउंट है। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने बांग्लादेश को भारत से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए इनको टीआरक्यू स्कीम कोटा दे दिया है,
जिसकी वजह से भारत के टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्टर्स को सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज हो गया है और अब इससे सोर्सिंग ऑर्डर्स भारत से हटकर बांग्लादेश और कंबोडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने फोर्स लेबर के टैरिफ अनाउंस करने के बाद एक अलग से टैरिफ रेट कोटा का प्रोविजन अनाउंस किया है। इसमें अमेरिका ने बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया इन 4 देशों को ऐड किया है, जबकि भारत को इससे बाहर रखा गया है। ये टैरिफ रेट कोटा भी अमेरिका ने अभी सिर्फ टेक्सटाइल, गारमेंट्स और अपैरल के लिए अनाउंस किया है। अभी स्कीम के तहत अगर बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया ये देश अपने टेक्सटाइल, गारमेंट्स और अपैरल बनाने के लिए अगर अमेरिका से रॉ मटेरियल, अमेरिकन कॉटन या फिर यूएस से यार्न या फाइबर इंपोर्ट करेंगे, तो फिर एक फिक्स्ड क्वांटिटी तक इन चारों देशों के फिनिश्ड गारमेंट्स अमेरिका में बिना किसी ड्यूटी या टैरिफ के इंपोर्ट हो पाएंगे। यानी कि वो बिना कोई टैरिफ दिए अमेरिका की मार्केट में फ्री में एंटर हो सकेंगे। अमेरिका ने कहा है कि वो ये वेवर अगले 3 साल के लिए दे रहे हैं और उसके बाद रिव्यू किया जाएगा कि इसको आगे एक्सटेंड करना है या फिर नहीं। अब हुआ ये कि भारत की सरकार ने भी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मांग रखी थी कि ये जो यूएस रॉ मटेरियल और यूएस फैब्रिक वाली कंडीशन में बांग्लादेश और बाकी 3 देशों को ऐड किया जा रहा है, इसमें भारत को भी ऐड कर दिया जाए। हमें भी स्कीम में 0% टैरिफ के अंडर लाया जाए। लेकिन अमेरिका ने भारत को इस कोटा में नहीं डाला है, जिसकी वजह से भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स थोड़े से निराश हो गए हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कहना है कि इसके कारण भारत को डबल नुकसान हो रहा है। सबसे पहले तो हमारे रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट भी डाउन हो रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश, कंबोडिया, मलेशिया वगैरह ये देश पहले भारत से ह्यूज मात्रा में रॉ कॉटन और रॉ मटेरियल और यार्न परचेज करते थे। अब अमेरिका के टैरिफ के बचने के चक्कर में ये अमेरिका से ही कॉटन और रॉ यार्न और फैब्रिक परचेज करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने कंडीशन रखी है कि रॉ मटेरियल उनसे खरीदने के ऊपर ही वो 0% टैरिफ का फायदा देंगे। इसकी वजह से भारत का जो यार्न एक्सपोर्ट है वो भी गिरेगा और कॉटन एक्सपोर्ट भी गिरेगा। लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि टेक्सटाइल और अपैरल के ऑर्डर्स भारत से डाइवर्ट होकर बांग्लादेश और बाकी 3 देशों में जा रहे हैं। टीआरक्यू कोटा के बाद इनके ऊपर 0 टैरिफ लगेंगे, इसलिए जो ग्लोबल बायर्स हैं 10% टैरिफ देने के बजाय अपने ऑर्डर्स बांग्लादेश, कंबोडिया और मलेशिया वगैरह को शिफ्ट कर रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंप्लेंट भी जेन्युइन है, क्योंकि अमेरिका भारत के टेक्सटाइल का सबसे बड़ा बायर है। साल का लगभग $11 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हम अकेले अमेरिका को ही करते हैं, यानी कि 1,10,000 करोड़ रुपीस का टेक्सटाइल अकेले अमेरिका के ऊपर निर्भर था, जिससे भारत के अंदर लाखों जॉब्स क्रिएट होती थी। अमेरिका की मार्केट में प्राइस काफी अच्छा मिलता है, इसलिए भारत के एक्सपोर्टर्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करना पसंद करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत के पास ऑप्शंस बिल्कुल नहीं है। अब क्योंकि हम कई सारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ऐसे में ये टेक्सटाइल दूसरी कंट्रीज को डाइवर्ट किए जा सकते हैं। लेकिन $11 बिलियन के गुड्स के लिए नई मार्केट और नए बायर्स अचानक से ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी आती है और इसमें कई महीनों या सालों का भी समय लग जाता है। मगर गुड न्यूज ये है कि अब भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स दूसरी कंट्रीज की ओर देखेंगे और अकेले अमेरिका के ऊपर से निर्भरता खत्म होगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में होने वाले ब्रिक्स समिट को लेकर। इस साल के लिए ब्रिक्स की चेयरमैनशिप भारत के पास है, इसलिए आपने देखा होगा कि ब्रिक्स की कई सारी मीटिंग्स भारत में हो रही है, भारत होस्ट कर रहा है। अब जो ब्रिक्स समिट है वो भी धीरे धीरे पास आते जा रहा है। सितंबर 12 से 13 तक को भारत में ब्रिक्स समिट होना है, जो कि प्रोबेबली देश की राजधानी दिल्ली में ही होगा। अब ये जो ब्रिक्स समिट भारत ने होस्ट करना है, इसमें ब्रिक्स के 10 देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स तो आएंगे ही, लेकिन उनके साथ साथ भारत ने एक आउटरीच मीटिंग भी होस्ट करनी है। होता क्या है कि आपने देखा होगा G7 देशों की मीटिंग होती है जिसमें भारत सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी गेस्ट के तौर पर भारत को इनवाइट किया जाता है। सेम उसी तरह से भारत भी ब्रिक्स मीटिंग में कुछ ऐसे देशों को इनवाइट करेगा जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्रिक्स के मेंबर नहीं है। ब्रिक्स के 10 सदस्य देशों की तो मीटिंग होगी, लेकिन साथ में गेस्ट कंट्रीज को साथ लेकर भी एक और आउटरीच मीटिंग होगी। अब क्योंकि इस साल का ब्रिक्स समिट भारत होस्ट कर रहा है, इसलिए ब्रिक्स के बाहर के कौन कौन से देशों को इन्वाइट करना है ये भारत तय करेगा। उसी से रिलेटेड न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए बांग्लादेश के न्यू प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान को इन्विटेशन भेजा है, और ये बात बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कंफर्म कर दी है। हालांकि बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह नहीं बताया है कि क्या बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने ये इन्विटेशन एक्सेप्ट किया है या फिर नहीं। तारिक रहमान के लिए भारत आना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अभी भी इस समय भारत में ही शरण ले रही हैं। इससे बांग्लादेश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर भी असर पड़ेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि तारिक रहमान के पास भारत आने का इससे अच्छा बहाना कभी नहीं होगा, क्योंकि ब्रिक्स एक मल्टीनेशनल इवेंट है जिसमें कई सारे देशों के लीडर्स, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर शामिल होंगे। तारिक रहमान ये बहाना मार सकते हैं कि बांग्लादेश खुद ही ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, इसलिए उनका जाना इंपॉर्टेंट है और इसलिए वो भारत आ रहे हैं। उनकी ये कोई स्टैंड अलोन विजिट नहीं है जहां पर वो अकेले प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात करेंगे।
कई सारे लीडर्स के साथ इंटरेक्ट करना था, इसीलिए वो भारत आ रहे हैं, ये बहाना हो सकता है। बांग्लादेश के अलावा भारत ने और किन कंट्रीज को गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है वो तो खैर अभी लिस्ट सामने नहीं आई है। जैसे वो लिस्ट सामने आएगी या उसके ऊपर कोई अपडेट आती है हम आपको जरूर बताएंगे। वैसे आपके अकॉर्डिंग भारत ने बांग्लादेश को गेस्ट के तौर पर बुलाकर क्या सही किया है? हाँ या फिर ना, या फिर किसी और देश को बुलाना चाहिए था?